हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। एक्चुअली हम पढ़ क्या रही हैं, हम पढ़ रहे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। उसमें हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ ली और फिर उसके बाद समरफेल्ड थ्योरी पढ़ ली। तो भी बहुत सारी चीज़ें क्या है एक्सप्लेन नहीं हुई। जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी ना, वो अनेबल थी एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई सम सॉलिड्स बिहेव्स behave as a conductor and some other behave as insulator और semiconductor। या फिर हम दूसरी टर्म्स में बात करें तो क्योंकि कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो वाई देर आर इनोमरस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सम सॉलिड्स and in some others they are less in number, or we can say that almost unavailable या फिर absent। और अदर वर्ड्स में हम क्या, अगर हम कंडक्टिविटी की बेसिस पे बात करें तो कंडक्टर क्या करते हैं, अलाउ करते करंट को पास करने के लिए। तो वाई सम सॉलिड अलाउ करंट थ्रू देम एंड वाई सम अदर डू नॉट और डू पार्शली। तो ये सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। रजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने। और जो पॉजिटिव वैल्यू है होल कोफिशिएंट की सम सॉलिड्स के लिए, वो भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसके पीछे रीज़न क्या था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो पहले जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की थी ना, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने एक्सप्लेनेशन क्या क्या दी थी। द फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी कि समरफेल्ड्स क्वांटम थ्योरी वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन ये जो है ना समरफील्ड क्वांटम थ्योरी है। ठीक है, तो उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। स्पेसिफिक हीट को भी इसने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर दिया था। एंड रजिस्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया था। ओम्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर दिया था। जो लस्टर प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, उसको भी, जो ओपेसिटी होती है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया था। बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो एनेबल थी क्या एक्सप्लेन करने के लिए, बट दिस थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। फर्स्ट तो क्या है, that why some solids behave as conductor, like जो metals होते हैं वो, and why some behave as insulator। insulator and semiconductors। इसके पीछे का जो रीज़न था उसको जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इसको दूसरी वर्डिंग्स में हम क्या लिख सकते हैं कि वाई देयर आर enormous amount of free electrons in some solids and in some other there are less number or almost unavailable. There are very less number of electrons, or they are almost unavailable। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसको एब्सेंट भी बोल सकते हैं कि एब्सेंट होंगे। या फिर दूसरी टर्म्स में हम क्या बात कर सकते हैं कि करंट को क्यों अलाउ करते हैं कुछ सॉलिड्स और कुछ क्यों नहीं कर सकते, या पार्शियली अलाउ करते हैं। वाई
some solids allows current through them and why some others do not or do partially. और किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी. It was unable to explain the resistivity of insulators. और क्या एक्सप्लेन नहीं किया था? पॉजिटिव वैल्यू फॉल कोफिशिएंट्स को भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया. तो इन सब के पीछे रीजन क्या है? क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी? क्यों क्यों क्यों? तो रीजन है इसका कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसने ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन ले ली थी. किसकी? जो कांस्टेंट पोटेंशियल था उसको उसने क्या कंसीडर कर लिया था? जीरो. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए, इजी कैलकुलेशन करने के लिए ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया उसने उस कंसेप्ट को कि जो कांस्टेंट पोटेंशियल है आयन कोर का. तो द रीजन है, द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ free electron theory was its oversimplified assumption of constant या फिर हमने क्या मतलब जीरो पोटेंशियल ऑफ आयन कोर्स. ठीक है. सो इसका मतलब क्या था कि जो आयन कोर थी उनकी प्रेजेंस को नेग्लेक्ट ही कर दिया था. बट ऐसा होता नहीं है ना. द प्रेजेंस ऑफ आयन कोर वाज नेग्लेक्टेड. उसने तो बिल्कुल ही वो नेग्लेक्ट कर दी. मिस्टर इंडिया बना दिया. कौन? आयन कोर्स. कि आयन कोर्स तो होते हुए भी क्या है, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. होते हुए भी हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको आयन कोर दिखाई ही नहीं देंगे. उनको कोई भी उनकी प्रेजेंस फील ही नहीं होगी. यानी कि बिल्कुल ही मिस्टर इंडिया बना दिया आयन कोर्स को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने. बट ऐसा होता नहीं है. तो हमें इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा. इसके बारे में पोटेंशियल क्या है आयन कोर्स का. So we have to rethink about. So we have to rethink about the potential of ion cores. ठीक है. और जो आयन कोर्स है वो सिंपली एक पैरेलली अरेंज्ड होती है किस पे? लैटिस साइड पे. तो जो एक्चुअल पोटेंशियल होता है किसका? आयन कोर्स का. वो क्या होता है? पीरियोडिक पोटेंशियल होता है. एंड सिंपली द आयन कोर्स since the ion cores are arranged parallelly. पैरेलली मतलब पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज कर रखा है ना उनको हमने. अरेंज्ड पीरियोडिकली एट लैटिस साइड्स. so the actual potential is पीरियोडिक पोटेंशियल. ठीक है. मतलब एक पीरियोडिक फॉर्म में जो लैटिस होते हैं उस पर हमारे आयन कोर्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम 1D केस की बात करें तो जो पॉजिटिवली आयन कोर्स है
ये हमारे अगर एक्स एक्सिस पे 1D में पॉजिटिव आयन कोर्स रखे हुए कहाँ पे, लैटिस साइड पे, उसका जो लैटिस कांस्टेंट है वो क्या है, ए। जो क्लियरली जो पोटेंशियल है क्या है, पीरियोडिक पोटेंशियल है, और जो उसका जो पीरियड है वो कितना है, उसकी लैटिस कांस्टेंट के इक्वल है। क्लियरली द पोटेंशियल इज पीरियोडिक with period equal to लैटिस कांस्टेंट, यानी कि पोटेंशियल v ऑफ x किसके इक्वल है, v ऑफ x प्लस ए। एक्स प्लस ए जितना पोटेंशियल उतना ही किस पे है, x पोजीशन में। पीरियड, एक पीरियड के बाद जो पोटेंशियल वो क्या है, रिपीट, तो इसको हम क्या बोले, पीरियोडिक पोटेंशियल। अगर हम 3D केस को देखें तो 3D में क्या होगा, जो हमारी लैटिस साइड से उस पर क्या होंगे, आयंस रखे हुए होंगे 3 डायमेंशन के अंदर। तो उसमें जो हमने जैसे उसकी पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर से। और 3 डायमेंशन में अगर हमें किसी एक लैटिस साइड से दूसरे लैटिस साइड्स पे जाना है तो हम किसकी हेल्प से जाएंगे, वो ट्रांसलेशनल वेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे जो वी ऑफ आर वेक्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी ऑफ आर प्लस टी के। टी क्या है यहाँ पे, ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ लैटिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर क्या है पीरियोडिक पोटेंशियल का 1 डायमेंशन केस के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल इन 1D केस। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो लैटिस साइट है उस पर क्या होते हैं, हमारे आयन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1D के अंदर जो पोटेंशियल है लैटिस साइड पे वो क्या होता है, मिनिमम। और जो लैटिस साइड के बीच की जो स्पेस है वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, हमारा मैक्सिमम। क्योंकि ये एटम क्या होता है, लैटिस साइड पे स्टेबल पोजीशन के अंदर होते हैं, तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी। तो जो पोटेंशियल है लैटिस साइड पे वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। तो कुछ इस टाइप का पोटेंशियल होगा हमारा। अगर हम एक सिंगल एटम की वजह से अगर हम पोटेंशियल कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टर्म को कंसीडर करके पोटेंशियल का होता है, इस टाइप का होता है। और जो मिनिमा वो हमारा कहाँ होता है, लैटिस साइड पे होता है। ये हम इसको कुछ ऐसे मान सकते हैं। अगर मैं इफेक्टिवली देखूँ तो इसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो किस फॉर्म का है, ये तो हमारी क्या है, लैटिस साइड से जहाँ पे आयन रखे हुए हैं। तो यहाँ पे तो क्या होगा, जहाँ पे आयन रखे वहाँ पे मिनिमा होगा पोटेंशियल का, और उसके बीच में लैटिस साइड के बीच में क्या होगा, मैक्सिमम। तो ये कुछ इस टाइप का हमारे क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो मिनिमम होगा कहाँ पे, एट द पोजिशन ऑफ लैटिस साइड्स, और मैक्सिमम होगा कहाँ पे, बिटवीन द लैटिस साइड। अगर मैं देखूँ वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट वाज द wave function of electron in free electron theory, तो हम कैसे देखेंगे, हम निकालेंगे विद दी हेल्प ऑफ स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में जो उसकी फ्री इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, हमारी जीरो। सिर्फ क्या होती है उसके पास, उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से अगर मैं जो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके स्क्रोडिंजर इक्वेशन लिखूँ तो वो क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वेयर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। नाउ वी किसके इक्वल, यहाँ पे जीरो के, तो यहाँ से स्क्रोडिंजर इक्वेशन किस में चेंज होगी, माइनस एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वेयर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ई साई ऑफ एक्स। ये क्या हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे, जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसको इस साइड ले आएंगे। तो क्या होगा, डी स्क्वेयर साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर
इक्वल्स टू 2m माइनस ऑफ 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर साई ऑफ एक्स। जो टर्म राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कैसे सोल्व होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने एमपी में सोल्व करने सीख रखी है। क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, इस टर्म को अल्फा स्क्वेयर कंसीडर कर लूँ, तो डी स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। और अल्फा स्क्वेयर किसके इक्वल माना मैंने, 2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वेयर। तो यहाँ से डी किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस आयोटा अल्फा। तो जब हमारे पास ये रूट आ जाए इक्वेशन के, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो जो हमारा प्लेन वेव सॉल्यूशन है वो किसके इक्वल होगा, साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू c1 ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स प्लस c2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, और जब हम इसे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो इन दोनों में से कोई भी एक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास फाइनल जो वेव फंक्शन है वो किस फॉर्म का हो जाएगा, साई ऑफ एक्स कोई भी एक वैल्यू 0 हो सकती है, तो क्या होगा, ई रेज टू पावर प्लस आयोटा के एक्स। ठीक है, नाउ जो हमारा पोटेंशियल है वो किस टाइप का पोटेंशियल है, पीरियोडिक पोटेंशियल है। और जो पीरियड है वो किसके इक्वल है, लैटिस कांस्टेंट के इक्वल। तो हम इस टाइप की पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन है वो कैसे लिखेंगे, यानी कि जब हमारा अगर पोटेंशियल कैसा हो, पीरियोडिक पोटेंशियल, तो उसका वेव फंक्शन हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्लोच थ्योरम का, और इसकी हेल्प से ही हम क्या लिखेंगे, वेव फंक्शन। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ब्लोच थ्योरम एंड ब्लोच फंक्शन। तो ब्लोच थ्योरम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लोच थ्योरम द वेव फंक्शन फॉर द पीरियोडिक पोटेंशियल आर मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव्स। और उसमें जो मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है विद द सेम पीरियड एज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, जो हमारा वेव फंक्शन है साई ऑफ के एक्स, जो मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव फंक्शन है वो उसमें क्या होता है कि एक मॉड्यूलेटिंग फैक्टर होता है। और अगर हम पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए वेव फंक्शन लिखेंगे, तो जो उसका मॉड्यूलेटेड फैक्टर है वो भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा, सेम पीरियड फैक्टर के साथ जो हमारा पोटेंशियल पीरियोडिक है। ठीक है, लाइक अगर हमारे पास ये वेव फंक्शन है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो जो ये मॉड्यूलेशन फैक्टर है ये भी क्या होगा, पीरियोडिक होगा विद द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द पोटेंशियल। तो अगर हम इसकी थ्योरम की डेफिनेशन लिखे तो ये क्या बोलती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू ब्लोच थ्योरम बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्लोच थ्योरम द वेव फंक्शन फॉर द periodic potential are modulated plane waves in which the modulation factor is periodic with the same period as of potential। ठीक है, ये क्या हमारा ब्लोच फंक्शन है, ये क्या हमारा मॉड्यूलेशन फैक्टर है। अगर मैं इस थ्योरम का यूज करूं तो यू के, यानी कि जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है एट एक्स प्लस ए, किसके इक्वल होगा, यू के एक्स। यानी कि अगर हमारा इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है वो भी क्या है, पीरियोडिक है विद द सेम पीरियड एज दैट ऑफ द पोटेंशियल। अगर मैं 3D केस की बात करूँ तो 1D केस में है, अगर मैं 3D केस की बात करूँ, 3D केस में साई के आर किसके इक्वल हो जाएगा, यू के आर ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो जो यहाँ से जो वी ऑफ आर है वो किसके इक्वल था, वी ऑफ आर प्लस टी। ट्रांसलेशनल वेक्टर यूज होता है ना इसमें, तो यू के आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, यू के आर प्लस
टी। ठीक है, अगर मैं ब्लोच फंक्शन की बात करूँ, जो प्लेन वेव मॉड्यूलेटेड वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, यू के एक्स दैट इज द मॉड्यूलेशन फैक्टर इंटू ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स। तो साई ऑफ एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा, यू के एक्स प्लस ए और ई रेज टू पावर आयोटा प्लस माइनस आयोटा के एक्स प्लस ए। तो यू के एक्स प्लस ए किसके इक्वल है, यू के एक्स के इक्वल है विद द हेल्प ऑफ ब्लोच थ्योरम। तो इसकी जगह पे मैं यू के एक्स लिख सकती हूँ। साई ऑफ एक्स प्लस ए किसके इक्वल आ गया, यू के एक्स ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों अलग अलग कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स इंटू ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के ई। तो ये जो कंबाइंड दोनों टर्म ये क्या बना रही है, हमारा साई ऑफ एक्स को ही बना रही है। तो हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के ए साई ऑफ एक्स। साई ऑफ एक्स प्लस ए किसके इक्वल आ गया हमारा, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा के ए साई ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ये क्या हमारा ब्लोच फंक्शन। ठीक है, अगर मुझे जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है उसको लिखना है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए और एफसीसी के लिए, तो उसकी क्या वैल्यू होगी, यू के एक्स फोर। सबसे पहले अगर मैं सिंपल क्यूबिक के लिए लिखूं तो यू के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + cos ऑफ 2π/a इंटू एक्स प्लस कोस ऑफ 2π/a इंटू वाई प्लस कोस ऑफ 2π/a इंटू जेड। अगर मैं लिखूँ बीसीसी के लिए तो यू के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, 1 + cos ऑफ 2π/a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस कोस ऑफ 2π/a इंटू वाई प्लस जेड प्लस कोस ऑफ 2π/a इंटू जेड प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर मुझे लिखना है किसके लिए, एफसीसी के लिए, तो यू के एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + cos ऑफ 2π/a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस कोस ऑफ 2π/a इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस कोस ऑफ 2π/a इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो ये क्या हमारा ये हमारे मॉड्यूलेशन फैक्टर फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और एफसीसी। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो अभी तक किया हमने वो समझ आएगा। अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे क्रोनिंग पैनिंग मोड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।